स्टूडेंट, तो आज हम प्लस 2 क्लास हिस्ट्री लेसन 10 उपनिवेशवाद एंड देहात। तो हम बात करते हैं कॉलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड, गाँव की तरफ। तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव था गांव का, उसके बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में हम। एंड कॉलोनाइजेशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका क्या इफेक्ट पड़ा है गांव के लोगों पे। तो देखते हैं कॉलोनाइजेशन एंड कंट्री साइड। तो हम बात करते हैं बंगाल के आसपास की जो जमींदार थे उनकी स्थिति कैसी थी, या जो पीजेंट थे किसान उनकी स्थिति कैसी थी। तो इस लेसन में हम देखते हैं औपनिवेशवाद और देहात। तो सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। तो सबसे पहले हम जो गवर्नमेंट मिनस्क्रिप्ट्स थे, इनस्क्रिप्ट्स थे, उनका अध्ययन करेंगे, हम स्टडी करेंगे। तो इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेश शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। यस, मीन्स कंट्री साइड, गांव की तरफ जो रहते थे, उनका कैसे जीवन में लाइफ, उनका कैसे इफेक्ट हुआ। तो इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे और उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहाँ पहाड़िया और संथाल लोग। यस, तो हम बात करते हैं पहाड़िया और संथाल, ये ट्राइबल्स कम्युनिटी है जो जंगल में रहती थी। तो राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे और पहाड़िया और संथाल लोगों से मिलेंगे और फिर वहां से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। यस, जो मेन जो इंडिया का सेंटर जो एरिया है दक्कन प्लेटू, तो दक्कन का पठार के आसपास के जो लोग हैं, बड़े बड़े जंगल है, उनके आसपास के लोगों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में। तो आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया और विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया। यस, जो हर रोज की जो वर्क थे लाइफ में, उनको कैसे चेंजमेंट किया, तो वो हमने पढ़ना है। राजा यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। तो वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई जमीन मिल जाती है और कौन अपनी उस जमीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है, गुजर बसर करता है। किसानों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो तब वे कहाँ किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकिचाते। यस, उन्हें अन्यायपूर्ण समझते हैं। तो हम बात करते हैं, ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए। यस, तो कोई भी काम है तो मेन तो जो रूल है एंड रेगुलेशन, सबसे पहले अगर गवर्नमेंट बेस्ट लॉ, अच्छी कानून लागू करेगी तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा हर चीज में। तो कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए, इस प्रकार से वे परिणामों में जो रिजल्ट है कि कुछ फेरबदल कर सकते हैं। आप उन स्रोतों जो सोर्स है के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं कि साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थिति होती है। आप राजस्व अभिलेखों, सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं, सर्वेक्षणों या यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। यस, जो भी यात्री, जो तीर्थ यात्री होता है, पिलग्राम या सर्वेक्षण करते हैं, उनके द्वारा काफी एविडेंस मिलते हैं, तो हम उनके बारे में, उनसे हमें काफी जानकारी मिलती है। तो बंगाल और वहाँ के जमींदार, तो टॉपिक हमारा बंगाल के आसपास की एरिया की बात कर रहे हैं, बंगाल और वहां के जमींदार। तो बंगाल काफी संपन्न एरिया था, संपन्न एरिया क्योंकि वहां पे छोटी छोटी काफी ट्रिब्यूटरी नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, तो काफी दामोदर, काफी संपन्न एरिया है। वहां पे जो फसल है वो अच्छी खासी होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि औपनिवेश शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यस, कॉलोनाइजेशन गवर्नमेंट जो है उसने औपनिवेश अपने बसाए थे बंगाल में सबसे पहले। और बंगाल की दीवानी मीन्स बैटल ऑफ प्लासी 1757 में फर्स्ट जो सबसे पहले बंगाल के ऊपर कैप्चर कर लिया था बैटल ऑफ प्लासी पे वाला एरिया पे। और वहाँ का जो लोकल जो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव था उसको डेफिनेट किया और कंपनी का शासन हो गया बंगाल में। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों को नई व्यवस्था तथा एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए थे। आइए यह देखें कि कंपनी शासन के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ। तो देखते हैं हम बंगाल में कैसे वर्तमान में की गई नीलामी की घटना है। तो कैसे जो जमींदारों की जो लैंड थी उसको कैसे गिरवी रख लिया, कैसे उसके नीलाम कर लिया। तो 1797 में आज के वर्तमान में एक नीलामी की गई थी। यह एक बड़ी शर्मनाक घटना थी, ये एक बहुत बड़ी इंसिडेंट है। तो वर्तमान के राजा द्वारा धारित अनेक महल मतलब भू संपदाएं होती, लैंड को बोलते हैं, बेचे जा रहे थे। और 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया। इस्तेमारी मीन्स एक सेटलमेंट लागू कर दिया 1793 में। तो हम बात करते हैं 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त
एक सेटलमेंट लागू किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल के आसपास वाले एरिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी, जो टैक्स लेती थी बंगाल के लोगों से ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें फिक्स कर दिया टैक्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी ये राशि। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, कुछ एक जमींदार नहीं चुका पाते थे, तो राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदा नीलाम कर दी जाती। यस, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको रिकैप्चर उस पर कब्जा कर लेते थे। तो वर्तमान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उसकी संपदाएं नीलाम की जाने वाली थी। नीलाम में बोली लगाने के लिए अनेक जमींदार आए और महाल सबसे ऊंची बोली लगाने वालों को बेच दी जाती थी, लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही सारी कहानी में एक अजीब पेज दिखाई दे गया। तो नीलामी के 95% से अधिक बिक्री फर्जी थी। वैसे राजा की जमीन खुले तौर पर बेची दी जाती थी, जमींदारों का नियंत्रण उसी के हाथों में रहता था। राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया? नीलामी में खरीदार कौन थे? उसकी कहानी पूरी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में हम क्या बताते हैं। थैंक यू। आज के टॉपिक में